तो चलो बेटा आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी लास्ट क्लास में अपने लोगों ने पढ़ा कि किडनी जो दो ह्यूमन बॉडी में होती हैं उनको करीब से देखने पर वो कैसे दिखती हैं, इसका अध्ययन अपने लोगों ने पिछले क्लास में किया। अब आओ देखें कि अपने लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में कि बाहर का एरिया क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और बीच का एरिया क्या कहलाएगा, बीच का एरिया क्या कहलाएगा, मेड्यूला। याद आ रहा है, बीच का एरिया मेड्यूला कहलाएगा। ये अपने लोगों ने पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि इसी एरिया पर ऐसे ऐसे पिरामिड भी हैं, ऐसे ऐसे। ये सब अध्ययन अपने लोगों ने किया था। बेटा इसी किडनी को अगर हम और करीब से देखें और जूम करके देखें तो आप जान लीजिए, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि किडनी की इकाई क्या होती है। किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन्स। अब या वृक्क नलिका, वृक्क नलिका। और आप जान लें कि एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। अब सोचिए 12 सेंटीमीटर, मैंने क्या बताया था पहले क्लास में कि किडनी की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इस 12 सेंटीमीटर में 10 से 12 लाख वृक्क नलिका बेटा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, मतलब पर सेंटीमीटर कितना लाख, पर सेंटीमीटर 1 लाख। अब आप सोचें कितना सघन जाल होगा वृक्क नलिकाओं का। तो आओ हम लोग देखें कि जो वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं और वास्तव में वही खून छानने का काम करती हैं। जैसा कि मैंने बेटा पहले क्लास में आपको बताया था कि हमारी किडनी का बिल्कुल वैसा ही काम है जैसा कि हमारे घर में चाय छानने वाली छन्नी का काम होता है, बिल्कुल वैसा ही काम है। और संरचना भी देखो कुछ वैसी वैसी ही बनेगी। देखो वृक्क नलिका के 2 भाग होते हैं बेटा। एक भाग तो होता है उसका मुंह, वृक्क नलिका का एक भाग क्या कहलाता है, उसका मुंह। और उसके बाद वृक्क नलिका का कुछ और हिस्सा होता है, कुछ यूं। देखिए अब वृक्क नलिका का जो मुंह है बेटा ये कहलाता है मुंह, वोमेन संपुट। क्या कहलाता है, वोमेन्स कैप्सूल, ओमेन कैप्सूल। और इसकी जो नलिका है, मतलब 2 हिस्सों में आप वृक्क नलिका को बांट सकते हो। एक तो इसका मुंह को बोलेंगे ओमेन कैप्सूल, और बाकी ये नलिका। और नलिका को बेटा बोलते हैं स्रावी नलिका। नलिका को क्या बोलेंगे, स्रावी नलिका। तो ध्यान रखें आप लोग। और ये स्रावी नलिका फिर जाकर के एक संग्रह नलिका में खुलती है। तो ध्यान दें आप, ऐसे ऐसे मैं एक नलिका का चित्र बेटा बना रहा हूं, ऐसे ऐसे 10 से 12 लाख नलिकाएं पाई जाती हैं। अब आप देखें ये ओमेन संपुट हो गया। ओमेन संपुट के बाद बेटा फिर ये नलिका जो निकलती है, वृक्क नलिका का शेष हिस्सा जो होता है जिसे हम स्रावी नलिका या सेक्रेशन ट्यूब्यूल बोलते हैं, ये नलिका जैसे वृक्क के मुंह से निकलती है, वृक्क नलिका के मुंह से, वैसे ये थोड़ा देखो घूमी हुई है, सर्पिलाकार है। जहां ये सर्पिलाकार पहली बार होती है ना बेटा, वहां इसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्यों समीपस्थ बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि ये मुंह के बिल्कुल पास है। समीपस्थ कुंडलित और नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसी को बेटा संक्षेप में बोल दो तो बोलते हैं PCT। क्या बोलेंगे, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मेरे साथ साथ बनाते भी रहें
और बोलते भी रहें। समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बेटा यही नलिका जब नीचे को ऐसे झुकती है तो इसका नाम पड़ जाता है अवरोही नलिका। अवरोही माने बेटा, अवरोही माने नीचे, अवरोही नलिका, या इसी का नाम है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। और बेटा आप देखो यही नलिका जब आगे आती है तो अंग्रेजी के यू आकार में बेटा टर्न हो गई है। जहां ये अंग्रेजी का यू आकार बनाती है बेटा उसको हम बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप, हेनले लूप। उसके बाद बेटा जब ये यू आकार को छोड़ करके जब ऊपर को उठती है तो इसी नलिका का नाम हो जाता है आरोही। आपने गणित में पढ़ा होगा आरोही अवरोही। आरोही नलिका का मतलब हुआ बेटा डिसेंडिंग, ये आरोही का मतलब हुआ एसेंडिंग ट्यूब्यूल। अब देखो बेटा वृक्क नलिका के भाग चल रहे हैं। ये वृक्क नलिका के मैंने बताया दो हिस्से, एक इसका मुंह, दूसरा स्रावी। अब ये स्रावी नलिका के भाग चल रहे हैं। मुंह के जो पास है पीसीटी, जहां नीचे को आ रही है डिसेंडिंग ट्यूब्यूल, जहां यू आकार लिया है हेनले लूप, फिर ऊपर को चढ़ने लगी तो एसेंडिंग ट्यूब्यूल, और जहां ये फिर मुड़ी है तो इसको बोलते हैं बेटा दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टॉल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और बेटा उसके बाद आकर के एक मोटी नलिका में खुलती है। इस नलिका का नाम है संग्रह नलिका। क्या नाम है बेटा? संग्रह नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ध्यान से समझें बेटा, वृक्क नलिका के ऐसे ही वृक्क नलिका होती है। और वृक्क नलिका मैंने बेटा आपको क्या बताया था कि वृक्क नलिका वृक्क की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि एक किडनी में हाउ मेनी नेफ्रॉन। अब चाहे आप वृक्क नलिका बोले चाहे नेफ्रॉन, दोनों समझ लें आप। तो हाउ मेनी नेफ्रॉन 10 से 12 लाख एक किडनी में। तो हम कह सकते हैं कि वृक्क नलिका किसकी इकाई है? वृक्क की इकाई है। इन्हीं वृक्क नलिकाओं से मिलकर के वृक्क का निर्माण होता है। इन्हीं वृक्क नलिकाओं से देखो ये निर्माण होगा। और वृक्क नलिका की संरचना कुछ यूं होगी। यही बेटा वृक्क नलिका है जो खून को छानने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, वृक्क कभी भी खून को शुद्ध नहीं करता है। अगर आपसे प्रश्न आ रहा है कि ब्लड को शुद्ध कौन कर रहा है, अक्सर हम लोग ये गलती कर जाते हैं। किडनी बार बार मैं कह रहा हूं छान रही है, तो आपके दिमाग में ये गलत फहमी हो सकती है कि किडनी खून को शुद्ध कर रही है। ना भैया ना, किडनी खून को शुद्ध नहीं करती बेटा। किडनी केवल और केवल छानती है, विजातीय पदार्थों को निकाल करके मूत्र नली में डाल देती है और जरूरी चीज को खून में वापस कर देती है। अब बेटा ध्यान रखें आप लोग कि होता क्या है कि अपने लोगों ने यहां पढ़ा था कि यहां से ऐसे क्या आती है, रीनल आर्टरी आती है, मतलब O2 वाला खून आता है। अब देखें जो खून आता है कुछ यूं, देखो कुछ यूं एक नली इसी में आती है, ये खून वाली, इसको बोलते हैं बेटा अभिवाही धमनिका। धमनिका आप समझ रहे हो, महाधमनी और पतली होगी तो धमनी और पतली होगी तो धमनिका और पतली होगी तो केशिका। इतना ध्यान रखिएगा। तो अभिवाही धमनिका मतलब अफरेंट आर्टीरियोल। अब होता क्या है बेटा
कि ये खून लेकर के आई और इसी मुंह में जो ओमेन संपुट का मुंह था इसमें बहुत तगड़ा एक जाल बना लिया। तो जो जाल बना लिया बेटा पतली पतली थी, ये मैंने आपको क्या बताया कि महाधमनी, फिर धमनिका और फिर केशिका। महाधमनी, धमनी, धमनिका, फिर केशिका, किसने बना लिया? केशिका। अब ये जो बेटा पतला पतला बाल जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं बेटा केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ। और फिर ये आगे को बढ़ जाती है, और ध्यान दें मैंने बनाने में जैसा बनाया है वैसा आप समझें। जो अभिवाही धमनिका खून ला रही है और जो लेकर जा रही है बेटा, इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका। तो देखो लाने वाली खून मोटी है और ले जाने वाली पतली है, इसको समझेंगे आप। ले जाने वाली मोटी है, लाने वाली, और ले जाने वाली पतली है। तो घर में भी हम इस तरह का एग्जाम्पल बेटा देख सकते हैं कि अगर कोई मोटी पाइप किसी पतली पाइप में जोड़ दी जाए तो मोटी पाइप, तो अगर पतली पाइप में जोड़ दी जाए तो आप इसको आराम से समझ सकते हो कि खून आ रहा है ज्यादा लेकिन खून निकल रहा है कम। इस प्रकार से यहाँ एक प्रेशर डेवलप होता है बेटा, और प्रेशर जब डेवलप होता है तो खून इन केशिकाओं से छनने लगता है, और छन करके खून देखो आ जाता है ओमेन संपुट के मुंह में। और एक बात बेटा यहाँ और भी ध्यान रखना कि ओमेन संपुट का जो मुंह होता है वह जिन कोशिकाओं से बना होता है वह एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको पोडोसाइट बोलते हैं। पोडोसाइट्स, साइट्स मतलब आपको पता ही है कोशिकाएं, और पोडो नाम है यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब वृक्क के मुंह में जो कोशिका पाई जाती है उसका क्या नाम है? पोडोसाइट। ओमेन संपुट के मुंह में, ओमेन संपुट के लेयर पर जो कोशिका पाई जाएगी बेटा उसका क्या नाम है? पोडोसाइट। अब ध्यान रखें आप, खून यहाँ से छलने लगता है, इतना प्रेशर हो जाता है, इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि उससे खून छलने लगता है। हाँ, खून में क्या क्या छन जाता है? प्लाज्मा का अधिकतम हिस्सा छन जाता है, सिर्फ आरबीसी नहीं छनता। आरबीसी को छोड़ करके लगभग खून का सारा मटेरियल, मतलब विजातीय पदार्थ और कुछ जरूरी पदार्थ भी छन करके इस नली में आ जाता है। इतनी बात बेटा ध्यान रखेंगे। जब खून से छन करके कुछ विजातीय और जरूरी पदार्थ आ गया ओमेन संपुट में और खून उसके बाद निकल गया, अब ये नली ऐसे आ करके ऐसे पूरे वृक्क नलिका को घेरे रखती है और केशिका में बदल जाती है। जब ये केशिका में बदल जाती है तो आपको पता है जब ये केशिका में बदल जाएगी तो केशिका O2 किडनी को दे देगा, और O2 जब ये किडनी को दे देगा तो फिर CO2 ले लेगा, और जैसे CO2 ले लेगा वैसे वही केशिका किस केशिका में बदल जाएगी? वही केशिका सिरा केशिका में बदल जाएगी। और फिर सिरा केशिका किस में बदलेगी? सिरा में बदलेगी। सिरा किस में बदलेगी? महासिरा में बदलेगी। इस प्रकार से ये बाहर चली गई, इसको बोल सकते हैं सिरा। अब देखो बेटा होता क्या है, फिर से एक बार मेरे साथ साथ देख लो। अभिवाही धमनिका से खून आया और यहाँ इसने क्या बना लिया? केशिका गुच्छ। और बेटा ये एक बात और आप लोग ध्यान रखना, केशिका गुच्छ और ओमेन संपुट, इन दोनों को मिला करके बोला जाता है मैलपिघियन कोष। क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि केशिका गुच्छ और ओमेन संपुट दोनों को मिला करके क्या नाम रखेंगे बेटा? मैलपिघियन कोष। मैलपिघियन कोष, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों मिला करके मैलपिघियन कोष बनाते हैं। अब यहाँ बेटा खून छन गया, इसी खून छनने की प्रक्रिया को अगर अब आप लोग कहें तो इसको हम थोड़ा सा मिटाएं और आपको और समझाएं। देखो बेटा,
देखो बेटा ये रहा वृक्क नलिका का चित्र, और हमने ये भी जान लिया कि वृक्क नलिका में क्या होता है, जो बोमेन संपुट है मतलब जो वृक्क नलिका का मुंह है, इसमें धमनिकाओं का क्या होता है, पतली पतली केशिकाएं बना लेती हैं, और इन्हीं केशिकाओं में इतना प्रेशर होता है क्योंकि लाने वाली नली कैसी है, मोटी, और ले जाने वाली पतली है। तो मोटी है और ये पतली है, तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्रेशर बहुत डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा तो इन केशिकाओं से रक्त छन करके कहाँ आने लगेगा, वो में संपुट में आने लगेगा। तो रक्त छन गया, इस बेटा रक्त छनने की क्रिया को ध्यान रखिएगा। अब हम समझ लो, चाहे मैंने आपको बताया था कि कोशिका का जो कार्य होता है, कोशिका का जो लक्षण होता है वही हमारा लक्षण होता है। तो जो काम वृक्क नलिका करेगी वही काम वृक्क करेगा। तो वृक्क नलिका का पहला काम क्या हो गया बेटा, वृक्क नलिका का पहला काम हो गया कि खून को छानना। तो बेटा इस प्रक्रिया को नाम देते हैं परा निस्यंदन। क्या नाम देते हैं, परा निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसने क्या किया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेटा केशिका गुच्छ से क्या हुआ, खून कहां पहुंच गया बेटा, ओमेन संपुट में चला गया। ओमेन संपुट में जब खून चला गया तो आरबीसी को छोड़ करके चला गया, तो ये छानने का काम हुआ कि नहीं, छान दिया उसने कि नहीं छान दिया खून को। इसी प्रक्रिया को बेटा विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, परा निस्यंदन, और इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो मटेरियल अंदर गया ओमेन संपुट के, इसको बोलते हैं बेटा निस्यम। जो गया, जो छन करके अंदर चला गया खून से, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट या निस्यम। जो पदार्थ अंदर चला गया वो क्या कहलाया, निस्यम कहलाया, या फिर फिल्ट्रेट कहलाया, जो फिल्टर होकर के चला गया। अब ध्यान रखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जब खून छना तो आरबीसी को छोड़ करके बहुत सारे पदार्थ यहाँ चले गए, और होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि चूंकि किडनी का क्या काम है, किडनी का काम है फालतू चीजों को छानना, तो उसने सबको छाना, लेकिन छानते समय उसे थोड़ा गलती हो गई क्योंकि किडनी के पास दिमाग नहीं है। तो उसने छानने में क्या गलती कर दी, उसने छानने में कुछ जरूरी चीजों को भी छान लिया, जैसे प्रोटीन को छान लिया, एमिनो एसिड को छान लिया, ग्लूकोज को छान लिया। बाद में पता चला कि ये तो बड़ी गलती हो गई। जब इसको पता चला कि गलती हो गई तो इसको सुधारने के लिए हमारी वृक्क नलिका दूसरा काम करती है, उसका नाम है बेटा पुनर्शोषण। पुनर्शोषण हमारी किडनी करती है, वृक्क नलिका करती है। पुनर्शोषण, पुनर्शोषण का मतलब हुआ बेटा फिर से अवशोषण। तो जैसे बोमेन संपुट को पता चला कि मुझसे गलती हो गई और मैंने जरूरी चीज भी खून से छान लिया, तैसे ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये 60% जो जरूरी चीज आ गया था, इसको तुरंत रुधिर केशिकाओं में वापस कर देता है, रुधिर की नलिकाओं में वापस कर देता है। मतलब जरूरी चीजों का फिर से वापस हो जाना क्या कहलाएगा, पुनर्अवशोषण। और ये 60% कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। 60 मतलब भैया फिर से समझ लो कि जो जरूरी चीज वो में संपुट में छन करके आ गया था, जरूरी चीज जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन जैसी चीजें, एमिनो एसिड जैसी चीजें आ गई थी, तो किडनी को लगा कि भारी गलती हमसे हो गई। तो उस गलती को सुधारने में किसने बीड़ा उठा लिया, प्रॉक्सिमल पीसीटी। देखिए ये पीसीटी है और ये डीसीटी है, डीसीटी, ध्यान रखिएगा। तो पुनर्अवशोषण में क्या हुआ, पुनर्अवशोषण में पीसीटी ने जितना जरूरी चीज छान लिया गया था, मतलब जो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता, उसी जरूरी चीज को कितना परसेंट वापस कर दिया खून को, 60%। किसने, पीसीटी ने कितना परसेंट वापस कर दिया, 60% वापस कर दिया, बचा कितना, 40%। अब 40% में ये अवरोही, हेले लूप और डीसीटी ये मिलकर के 40% वापस करते हैं। लेकिन मेन भूमिका किसकी है, पीसीटी की। ये हुआ पुनर्अवशोषण। अब ये किसका काम चल रहा है, आप इसको वृक्क नलिका का चाहे काम कहें, चाहे
वृक्क का काम कहें, क्योंकि जो वृक्क नलिका का काम होगा वही वृक्क का कार्य होगा। और बेटा एक बात ध्यान रखो, तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम ये होता है बेटा कि ओमेन संपुट से, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ओमेन संपुट में खून में रहने वाले सारे विजातीय पदार्थ अंदर नहीं आ पाते। खून में रहने वाले कुछ विजातीय पदार्थ बचे रह जाते हैं, कुछ जहरीले पदार्थ जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, ये इसमें नहीं छन पाते। ध्यान से समझेंगे तो किडनी वृक्क नलिका का जो शेष हिस्सा है वो तुरंत कहता है अरे ये तो बड़ी गलती हो गई। तो जो और खून में, मतलब ये देखिए जो नली आ रही है, ये नली जो इस तरह से कुंडली मार करके वृक्क नलिका को घेरे हुई है, इस नली से फिर ये कुछ जो है जहरीले पदार्थ को फिर सोख लेती है। तो इस घटना को बेटा हम नाम देते हैं स्रावण। क्या नाम देते हैं? स्रावण। तो स्रावण क्या है? जिस जहरीले पदार्थ को यूरिया, यूरिक एसिड जैसे जहरीले पदार्थ को जो कौन नहीं खींच पाता, जो किसमें नहीं जा पाया था, मुंह में नहीं जा पाया था, ओमेन संपुट में नहीं जा पाया था, उसी जहरीले पदार्थ को फिर ये जो पीसीटी है और जो नलिका के शेष हिस्से हैं ये फिर खींच लेते हैं। और सबसे ज्यादा रोल पे कौन करता है? पीसीटी करता है। ये फिर से खींच लेता है बेटा। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं स्रावण। इस प्रकार से वृक्क नलिका के कितने काम हुए? परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन। और इसको बोलते हैं बेटा सेक्रेशन। तीन चीज याद रखे रहे भैया। क्या करेगा? सबसे पहले छानेगा, छानने में गलती हो गई, जरूरी चीज की वृक्क नलिका में चली गई, उसको फिर बाहर करेगा, पुनर्अवशोषण। और जो वृक्क का मुंह मतलब ओमेन संपुट जो नहीं जहरीले पदार्थ ले पाया था उसको फिर वृक्क नलिका लेगी। इस क्रिया को क्या नाम देंगे? स्रावण। इस प्रकार से कितने काम हो गए वृक्क नलिका के? पहला काम हो गया फिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा काम हो गया पुनर्अवशोषण। तीसरा काम हो गया स्रावण। ये सब करते 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 24 घंटे में हमारी किडनी, जो एक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये करते करते छानते, मैंने पहले ही वीडियो में आपसे बताया था कि वृक्क से लगभग कितना ब्लड रोज निकल रहा है? 1800 लीटर गुजर रहा है। उसमें से 180 लीटर को ये छानता है और उस 180 लीटर से लगभग 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है। तो जो यूरिन बन करके निकलती है वो संग्रह नलिका से, आप याद करें, मैंने वृक्क के हाइलस से क्या निकाला था? वृक्क के हाइलस से मैंने यूरेटर निकाला था, मूत्रवाहिनी निकाली थी, उसी में जाकर के बेटा मिल जाती है, वहां से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये बाहर कर दिया जाता है यूरेथ्रा के द्वारा। इस प्रकार से किडनी ने क्या किया? इस प्रकार से किडनी ने हमारे खून को साफ किया कि खून को शुद्ध किया, खून को छाना, खून को शुद्ध नहीं किया। अगर खून को शुद्ध करने की बात आएगी तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि खून में O2 मिलने की बात हो रही है। और ये प्रक्रिया बेटा कहाँ होती है? फेफड़े में। तो ये दिमाग में दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, खून शुद्ध होगा फेफड़े में, लेकिन खून छाना जाएगा नेफ्रॉन में, मतलब किडनी में। तो अब आपको पता चला। और हाँ बेटा, ये छानने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। ये शब्द आपने खूब सुना होगा। जब किडनी किसी की खराब होती है तो हम कहते हैं कि गए हैं डायलिसिस करवाने। तो डायलिसिस मतलब हुआ खून को छानना, या इसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा अपोहन। अपोहन क्या बोलते हैं? अपोहन। अब अगर आपसे आएगा अपोहन क्या है, तो अपोहन क्रिया क्या है? वृक्क नलिका में खून का छनना ही अपोहन है। तो बताइए हॉस्पिटल में डायलिसिस कैसे होता है? हॉस्पिटल में डायलिसिस कैसे होता है? तो कुछ नहीं करना है बेटा, उसमें आपकी धमनी से एक नली निकाल करके एक मशीन में रख दी जाती है, खून लगातार उसमें सप्लाई होता रहता है। मशीन बिल्कुल ओमेन संपुट की तरह होती है, बहुत बारीक पतली पतली नलियों से वो भी बनी होती है, वो भी खून को छान देता है, फिर दूसरी नली से खून इंजेक्ट कर दिया जाता है शरीर में। यही प्रक्रिया जो किडनी करती है, मतलब वृक्क नलिका करती है, ठीक यही प्रक्रिया कौन करता है? डायलिसिस, हॉस्पिटल की डायलिसिस।
तो अगर आपसे आता है डायलिसिस क्या है बाहर, तो खून का कृत्रिम डायलिसिस, मतलब इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल डायलिसिस, कृत्रिम, और यही हमारे शरीर में भी हो रही है। अब बेटा आप लोग बताओ, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, लेकिन यूरिन प्लस किडनी का अध्ययन यूरोलॉजी। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? अगर जनन तंत्र और यूरिन सिस्टम दोनों का अध्ययन किया जाए तो यूरोलॉजी, और अगर केवल किडनी का अध्ययन किया जाए तो नेफ्रोलॉजी। और एक बात बेटा, 1 मिनट में आप ये भी जान लें कि किडनी का प्रत्यारोपण होने में बहुत प्रॉब्लम है। किडनी, अगर एक किडनी खराब हो गई चलेगा, मस्ती में घूमिए, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो गई कोई तरीका नहीं है। दोनों किडनी खराब हो गई, आपको किडनी ट्रांसफर करवानी पड़ेगी, मतलब उसको दूसरी किडनी आपको लगवानी पड़ेगी। और किडनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सबकी किडनी नहीं लगवा सकते हो। किडनी में आपको अपने रिश्तेदार को खोजना होगा, मतलब जिससे आपका ब्लड रिलेशन हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो बाहर से आने वाली कोशिकाओं को पहचानता है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, अगर रोग का कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है क्या करता है, उस रोग को मारना शुरू कर देता है। वो जानता है कि जो बाहर से आया है हमारे परिवार का नहीं है, इसलिए रोगों को मारना शुरू कर देता है। कौन? हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब हम दूसरी किडनी लगवाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस किडनी को ही मारना शुरू कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम। इसलिए किडनी उसी व्यक्ति से ली जाती है जिससे आपका ब्लड का रिलेशन हो, तो उसको वो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जान लेता है कि हमारे परिवार का है, हमारे शरीर से मिलता जुलता है, तब उसको नुकसान कम पहुंचाता है। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि किडनी क्या होती है, और किडनी किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है। नेफ्रॉन का काम क्या है? परानिस्संदन, पुनर्अवशोषण, श्रावण। ये तीनों गतिविधियां वृक्क नलिका की है, और यही तीनों काम किसके हैं? वृक्क के भी हैं, क्योंकि वृक्क नलिका वृक्क की इकाई होती है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। तो किडनी के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।